वंदे मातरम विद्यार्थियों, कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस के क्विक रिवीजन की श्रृंखला में आज हम शीत युद्ध का दौर अध्याय के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनका अध्ययन करेंगे। इस सीरीज में मैंने और सभी पाठों के भी क्विक रिवीजन की श्रृंखला के प्रश्न जो है वो बनाए हैं। इसमें इस बार जो भी ज़्यादा वेटेज है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न या रिक्त स्थानों की पूर्ति या 1 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। तो इसी की अभ्यास आज हम करेंगे। तो शीत युद्ध का दौर है, इसके वन लाइनर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। अब जैसे बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में अगर एक प्रश्न पूछ के 4 विकल्प दिए जाए तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और मेरा प्रयास है कि आपका कम से कम समय में रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं सीधे प्रश्न पूछ के कुछ सेकंड के बाद में आपको आंसर बता दूंगा। जितनी देर में आप उसका प्रश्न का आंसर सोच सकते हैं और मिलान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूंजीवादी गुट के देशों के नाम बताइए। यानी शीतकाल के दौरान 2 जो गुट थे, पूंजीवादी और समाजवादी, तो पूंजीवादी गुट में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसका आंसर है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये देश है वो पूंजीवादी गुट में शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, साम्यवादी गुट के देशों के नाम बताइए। यानी पूंजीवादी गुटों के जो विपक्ष में दूसरा जो गुट था वो साम्यवादी समाजवादी गुट था, जिसका नेतृत्व करता रूस था। तो इसके देशों के सदस्यों के नाम है सोवियत संघ, यानी जो रूस बाद में विघटित होकर के बना, पोलैंड है, हंगरी है, उत्तरी कोरिया, ये सभी देश है वो साम्यवादी गुट में शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के तो अभी तो काफ़ी सदस्य है, आगे इसके बारे में प्रश्न आ जाएगा। तो कुछ 1-2 प्रश्न अगर सदस्य पूछा जाए तो आपको लिखना है भारत, मिस्र, घाना, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया आदि लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, 5 ऐसे देशों के नाम बताइए जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुए। अर्थात जो उपनिवेशवाद का शिकार थे लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 के बाद में आज़ाद हुए, तो उन देशों में महत्वपूर्ण देशों में पहला है भारत, पाकिस्तान, घाना, इंडोनेशिया, मिस्र, और यही देश गुट निरपेक्ष आंदोलन में भी शामिल हुए थे। तो दोनों का उत्तर है कॉमन हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रश्न क्या पूछा है उसकी लैंग्वेज को एक बार गौर करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वार्सा संधि से जुड़े 4 देशों के नाम बताइए। ये भी प्रश्न मिलता जुलता है। अगर आप दोनों गुटों के नाम, देशों के नाम याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूंजीवादी गुट है उसने नाटो संगठन बनाया था, और जो साम्यवादी समाजवादी देश है उस गुट ने वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट किया था। तो उस संधि से जुड़े देशों के नाम रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, सोवियत संघ वगैरह ये सारे देश थे, क्योंकि ये साम्यवादी दल के सदस्यों का गुट था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ? ये संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। तो ये संकट है 1962 में उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? इस प्रश्न पे या बर्लिन की दीवार से संबंधित 2 या 3 प्रश्न बनते हैं, तो आपको थोड़ा सा गौर करना है और एक ही प्रश्न में मैं तीनों के आंसर बता दूंगा। तो बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी और इसको गिराया गया था 1989 में, यानी लगभग 28 साल तक ये दीवार बनी रही। तो प्रश्न 3 प्रकार से पूछ सकते हैं कि कब खड़ी की गई, कब गिराई गई, या कितने सालों तक बर्लिन की दीवार है वो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में रही। तो तीनों के आंसर हो गए। पहला है 1961 में दीवार बनाई गई या खड़ी की गई, 1989 में इसको गिराया गया, और ये लगभग 28 साल तक ये दीवार कायम रही दोनों देशों के बीच में, जो एक शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो यानी जो पूंजीवादी देशों के संगठन द्वारा जो गुट बनाया गया था उसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी, और इसकी फुल फॉर्म वैसे आगे आ जाएगी तो उसको भी बता देंगे कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसकी फुल फॉर्म को कई बार पूछा जा सकता है। तो फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाएगा ये, वार्सा संधि कब हुई? अभी अपने जिक्र किया कि वार्सा संधि में या वार्सा पैक्ट में कौन से देश शामिल थे। अब ये संधि हुई कब थी? तो ये संधि 1955 में हुई थी, यानी नाटो संगठन की स्थापना के 5-6 वर्षों के बाद में ये वार्सा संधि हुई थी, और उसी की प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी, यानी नाटो के प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है? तो तीसरी दुनिया से अभिप्राय क्या है? तो विकासशील और विकसित देशों का समूह है वो तीसरी दुनिया कहलाता है। एक और थोड़ी जानकारी दे दूं मैं कि प्रथम दुनिया में जो अमेरिका उसके पूंजीवादी गुट के जो भी देश है
उनको माना जाता है। दूसरी दुनिया में सोवियत रूस और उसके सहयोगी जो देश है जो समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले थे उन्हें माना जाता है। और तीसरी दुनिया में जो विकसित या विकासशील या जो विकसित देशों का जो समूह है जिसमें अधिकतर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश है वो गुट है, उसको तीसरी दुनिया कहा जाता है। इन प्रश्नों के अगर आप विस्तृत में उत्तर चाहें या इन प्रश्नों को अगर पहले से समझाया हुआ है वो पार्टों का अध्ययन करना चाहें तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। इसी पार्ट का बहुत शॉर्ट में 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने रिवीजन करवाया हुआ है जिसमें ये सारे टॉपिक है अच्छी तरह से कवर किए हुए हैं। तो आपको एक बार देख लें तो सारा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपको पता है दोनों जो गुटों से तटस्थ रहने की जो नीति के अंतर्गत चलाया गया था और भारत इसका संस्थापक सदस्य भी था। तो इसका पहला सम्मेलन है वो बेलग्रेड में हुआ था। इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला तो यही हो गया कि इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, उस समय कितने देशों ने भाग लिया और वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं, क्या ये प्रासंगिक है या इससे क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारे प्रश्न मैं लगभग इसी में कवर करने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा जैसा मैंने पहले बताया पार्ट के जो क्विक रिवीजन की श्रृंखला है उसमें इनका सारा कवर हो जाएगा, तो वो भी एक बार देख लें आप। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य है? तो ये प्रश्न मैंने पूछा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन संबंधित 2-3 प्रश्न और बनते हैं। तो कितने सदस्य है वर्तमान में? 120 देश, और 120 देश इसके सदस्य होना आज की तारीख में ये इसकी प्रासंगिकता को दर्शाता है कि आज भी ये संगठन है वो प्रासंगिक है, ये आंदोलन है वो प्रासंगिक है। नेक्स्ट है, नाटो की फुल फॉर्म बताइए। तो नाटो से संबंधित एक तो पूछा था कि उसकी स्थापना कब हुई, तो अप्रैल 1949 में हुई थी और ये अमेरिका के पूंजीवादी गुट के सदस्यों का जो है संगठन था, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक बार या इसको हिंदी में अगर कहना चाहें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ यानी उत्तरी, अटलांटिक यानी अटलांटिक महासागर से संबंधित, ट्रीटी यानी सहयोग या संधि, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी, आपको याद करना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तरी अटलांटिक सहयोग संगठन। इसको एक बार और अच्छी तरह से ये देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? ये प्रश्न पहले भी दूसरे तरीके से पूछा जा चुका है, अब ये इसका घुमा के अगर पूछा है तो शीत युद्ध का जो चरम बिंदु है वो क्यूबा मिसाइल संकट था और जो 1962 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराया गया? तो 1945 में जब विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान या इस घटना के बाद इसकी विश्व युद्ध की समाप्ति माना जा सकता है। तो हिरोशिमा और नागासाकी जापान के जो 2 बड़े शहर थे, उन पे हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराए गए थे और इसके कारण काफ़ी विनाश हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूबा संकट के समय रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1962 में क्यूबा संकट हुआ था जो शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। उस समय रूस के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव थे। ये भी आप इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निकिता क्रुश्चेव जो है रूस के उस समय तत्कालीन जो सोवियत संघ है उसके राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की समय अवधि क्या थी, यानी किस दौरान ये विश्व युद्ध हुआ था? तो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के बीच में हुआ था और 1920 में राष्ट्रसंघ या वो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं रहा। और उसी के बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई जो काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ और अभी तक तृतीय विश्व युद्ध को एक तरह से रोके रखने में उसकी काफ़ी अच्छी भूमिका रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीटो SEATO सीटो की फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक बार और बता दूं, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये भी सहयोग संगठन है और साउथ ईस्ट यानी दक्षिण और पूर्वी एशिया के देशों का ये सहयोग संगठन है। नेक्स्ट प्रश्न है, NPT की फुल फॉर्म बताइए। तो NPT की फुल फॉर्म है परमाणु अप्रसार संधि, यानी ये परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने की संधि है और इसमें इसका फुल फॉर्म है या ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स या परमाणु अप्रसार संधि। ये याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, LBT की फुल फॉर्म बताइए। LBT का मतलब होता है सीमित परमाणु परीक्षण संधि, यानी लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी जिसको बोलते हैं। परमाणु हथियारों की रोक से संबंधित ये भी संधि है। नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे? तो
पहला जो प्रश्न था मैंने पूछा था कि वर्तमान में कितने देश है, अब है कि प्रथम शिखर सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे। तो इसका आंसर है प्रथम विश्व जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसमें 25 देश शामिल हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान पर गिराए गए बमों के गुप्त नाम बताए क्या थे। तो अमेरिका ने जब 1945 अगस्त 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराए थे उनके कोड नेम या गुप्त नेम रखे गए थे। उनको भी कई बार पूछा जा सकता है। तो ये नाम, दो नाम उनके रखे गए थे, एक तो लिटिल बॉय और फैट मैन। जो दो बम गिराए गए थे हिरोशिमा पे उसको लिटिल बॉय कहा गया और नागासाकी गिराया गया उस पे उसको फैट मैन कहा गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, वार्सा संधि को पूर्वी संगठन भी क्यों कहा जाता है। वार्सा संधि है उसको पूर्वी संगठन क्यों कहा जाता है। तो इसका कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ या सोवियत जो संघ था तत्कालीन, उसके संधि में या उसके साथ जुड़े हुए जो देश थे अधिकतर पूर्वी यूरोपीय देश थे, इसलिए इसको पूर्वी संगठन कहा जाता है। उसी तरह नाटो से जो जुड़े हुए देश थे वो अधिकतर पश्चिमी यूरोपीय देश थे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा तो प्रश्न को किसी भी तरीके से पूछा जाए आप आंसर आराम से दे सकते हैं। तो वार्सा संधि में जो भी गुट शामिल थे वो पूर्वी यूरोपीय देश थे, जबकि नाटो में जो शामिल थे वो पश्चिमी यूरोपीय देश थे। तो कई बार दूसरा तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता का मूल अर्थ क्या होता है, यानी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो या उस संगठन आंदोलन का मूल भाव क्या था। तो इसका था कि शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, यानी जो दो शक्ति गुट थे या दो ध्रुवीय जो विश्व बना हुआ था, पंजीवादी और साम्यवादी समाजवादी, इन दोनों गुटों से तटस्थ रहना, ये इसका मूल अर्थ था। और नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे। द्वितीय विश्व के दौरान विश्व दो भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्रों में लगभग सारे विश्व के अन्य ज़्यादातर जो देश अमेरिका वगैरह, रूस, ब्रिटेन वगैरह सारे शामिल थे। धुरी राष्ट्र है वो 3 देश ही शामिल थे उसमें, और ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली, जर्मनी और जापान, ये 3 देश हैं वो धुरी राष्ट्र के रूप में थे, और बाकी अन्य देश है वो सारे के सारे लगभग मित्र राष्ट्रों के रूप में थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 प्रमुख नेता जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक सदस्यों के जो नेता थे वही इसके प्रमुख नेता हो गए, जिनमें भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के जो शासक थे तत्कालीन गमाल अब्दुल नासिर थे, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो या जिनको मार्शल टिटो भी कहा जाता है। इन तीनों को मतलब प्रमुख रूप से इनके संस्थापक नेता के रूप में माना जाता है। तो एक बार और बता दूं, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के शासक गमाल अब्दुल नासिर, और यूगोस्लाविया के जो शासक थे उस समय के जोसेफ ब्रोज टिटो। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु आर्थिक सहायता किस योजना के अंतर्गत दी थी। यानी शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने कुछ देशों को अपने पक्ष में करने के लिए पश्चिमी यूरोप के देशों को, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, जो नाटो के सदस्य थे वो पश्चिमी यूरोप के देश थे और वार्सा में पूर्वी यूरोप के देश थे। तो इन देशों की आर्थिक सहायता के लिए एक योजना अमेरिका ने बनाई थी। उस योजना का आपको नाम बताना है। तो वो योजना या प्लान था मार्शल प्लान या मार्शल योजना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के कोई 2 नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। तो हर बात के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभाव काफ़ी सारे थे। उनमें मुख्य जो प्रभाव थे, पहला तो था 2 विरोधी गुटों का निर्माण हो गया, पूरा विश्व 2 धड़ों में बट गया, 2 ध्रुवों में बट गया। और दूसरा जो उसका नकारात्मक प्रभाव था, शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा जारी रहना, यानी हथियारों की होड़ लग गई। दोनों गुटों के देशों ने अधिक से अधिक घातक हथियार बनाने का प्रयास किया और पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। तो ये इसके नकारात्मक प्रभाव थे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि नकारात्मक के साथ सकारात्मक भी कई प्रभाव होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के 2 सकारात्मक प्रभाव बताइए। सकारात्मक प्रभाव क्या हुए। तो एक तो हुआ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, उसकी स्थापना हुई, और ये आंदोलन आज 120 देशों इसके सदस्य हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। ये इसके 2 सकारात्मक प्रभाव हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटो को पश्चिमी गठबंधन में क्यों कहा जाता है। तो मैंने अभी पहले बताया था कि वार्सा को पूर्वी गठबंधन और नाटो को पश्चिमी गठबंधन। अब इसका आंसर आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि क्योंकि पश्चिमी यूरोप के जो अधिकांश देश है वो नाटो में शामिल है, इसलिए इसको पश्चिमी संगठन कहा जाता है। तो इस तरह से इस पार्ट के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने कवर करने का प्रयास किया है, और आशा है आप एग्जाम के समय में इसको 1-2 बार अगर देख लेंगे तो जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं ये सारे कवर हो जाएंगे। और ये प्रश्न हैं वो आपके
विभिन्न राज्यों में जो भी जहाँ भी एनसीईआरटी का कोर्स है वहाँ, और इसके अलावा अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी की किताबों का सारांश देखना चाह रहे हैं तो ये भी उसके रूप में भी काम आ सकता है। ये मैंने पूरे पार्ट का एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस के पार्ट का पूरा सारांश बता दिया। तो इस तरह से आपके किसी भी कंपटीशन में ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी को एक आधार माना जाता है किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।